हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसका कारण ये था कि बीच में आपका संडे को सी-टेट का पेपर था, तो कुछ भाई-बहन सी-टेट की भी तैयारी कर रहे थे। तो उनका जो मैराथन क्लास होता है, वो कहीं से भी तैयारी कर रहे हो या लास्ट में कहते हैं ना कि अपना एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करके जाएँ। इससे क्या होता है, पेपर में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मैंने अपने टीएसटी-पीएचडी का जो ये हम लोग राजनीति शास्त्र और भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, इससे मैंने ब्रेक दे दिया था। तो फ्रेंड्स, जिन भाई बहनों का सी-टेट का पेपर था, मैं उन सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम लोग देखते हैं, जो कि आपके टीएसटी पीएचडी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है, जिसमें हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 2 हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 को हल किया था, ठीक है, जिसके 2 पार्ट थे। इसके भी टेस्ट पेपर नंबर 2 के भी 2 पार्ट होंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े से बड़े-बड़े हैं और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 100 है। तो लगभग 45-46 एक वीडियो की हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं और आज का लगाते हैं टेस्ट पेपर नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टेस्ट पेपर है वो है टेस्ट पेपर नंबर 2, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 2 को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के अधिकारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, ये कथन है, और कथन क्या है कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉल जेनिट हो जाएगा। ठीक है, पॉल जेनिट महोदय ने यह कथन कहा है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, अब आने वाली वैकेंसी जो है आपकी टीएसटी-पीएचडी, थोड़ी सी देरी है जरूर है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एकदम से अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा भी ब्रेक मत दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी आलसपन मत दिखाइए। अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों से लगा दीजिए कि आपको एक सीट लेना है तो लेना है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट जरूर से करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की रचना किसने की है। एक बुक है जिसका नाम है कि एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके जो ऑथर हैं वह कौन है? तो इसके जो ऑथर हैं हमारे यानी कि लेखक लीकॉक महोदय हैं। कौन? लीकॉक महोदय हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। देख लिए, प्रश्न को पहले समझ लिए, राजनीति विज्ञान का अनुसार नहीं कह रहा, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए। जो आपका यह शब्द जुड़ गया है आधुनिक दृष्टिकोण, ये मायने रखता है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र होता है वह होता है क्या? ठीक है, इसके अनुसार जो आपका बी ऑप्शन दिया है राइट आंसर हो जाएगा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। यह राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस यही एक भाई सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर से कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यवहारवाद है ये आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर क्या कहता है, अधिक महत्व देता है। ठीक है, किस पे? व्यवहारवाद जो है आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता यानी कि वास्तविकता की बात करता है ये, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या रहा है कि किसने राज्य की यह परिभाषा दी है। राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक परिभाषा है। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा है कि राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो परिभाषा दी हमारे बिलोबी महोदय ने दी है, ठीक है, किसने? बिलोबी महोदय ने।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बहुलवादी समर्थक हैं, जो बहुलवादी विचारक हैं, वह किसका समर्थन देते हैं, किसका समर्थक है? तो बहुलवादी जो है वो आपके जो राज्य के अधिकार को क्या कहते हैं कि कम कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें व्यक्ति को क्या है, अधिक से अधिक अधिकार मिले, राज्य के अधिकार को कम करना चाहिए, ये बहुलवादी समर्थक ऐसा कहते हैं। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे कौन? बहुलवादी जो संप्रभुता थी उसके प्रथम प्रतिपादक, ठीक है। प्रतिपादक तो इसमें से आपके चारों ही हैं, लेकिन प्रथम की बात आ रही है तो प्रथम आपके वान गिरके हैं, ठीक है। कौन? वान गिरके हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ देगा कि कौन नहीं है या कौन कौन है, तो इसमें से चारों ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम की बात आएगी तो वान गिरके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ऑस्टिन ने एक विचार प्रतिपादित किया है। ऑस्टिन ने जो विचार प्रतिपादित किया था, इन चारों में से कौन सा? तो कानूनी संप्रभुता के बारे में उन्होंने अपना विचार दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि किस पुस्तक में हॉब्स, ठीक है, हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत परिकल्पित किया है। बहुत अच्छी उनकी पुस्तक है, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो उनकी यह जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है लेवियाथन, ठीक है। क्या नाम है? लेवियाथन। और इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का, ठीक है, प्रतिपादन किया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेवियाथन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि रूसो के अनुसार समान इच्छा का अर्थ है। बहुत अच्छा है, रूसो ने क्या दिया था? समान इच्छा, ठीक है। समान इच्छा का उसने क्या दिया था? विचार दिया था। तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो उसके अनुसार जो अर्थ होना चाहिए वह होता है लोगों का सामूहिक कल्याण, ठीक है। रूसो का मतलब था कि लोगों का, जो यहाँ पे बहुत से लोग हैं समूह के रूप में हैं, उनका सभी का कल्याण ही क्या होता है? सामान्य इच्छा होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किसने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है यह जो प्रश्न है कई बार रिपीटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, क्योंकि 2001 शायद 2001 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था यह प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकाइवर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या होना चाहिए? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य जो है एक वर्ग संगठन है, ठीक है। उनके अनुसार क्या राज्य? एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ता है, ठीक है। विलुप्त होना पड़ता नहीं, होना ही होता है, ठीक है। उनके कहने का मतलब था कि राज्य क्या है? एक वर्ग संगठन है, कुछ लोगों का क्या है, ये एक प्रकार का संगठन है, और लास्ट में क्या एक समय ऐसा आएगा कि यह खत्म इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनके अनुसार राज्य का अर्थ था। तो हमारा बी ऑप्शन जो कह रहा है कि यह क्या है? एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक, तो मार्क्सवाद के अनुसार जो राज्य है, ठीक है, वह राज्य क्या है? तो उनके अनुसार यह मानव निर्मित संस्था है। किसके अनुसार? मार्क्सवादी के अनुसार जो राज्य होता है मानव निर्मित संस्था होती है, ठीक है, यानी कि मैन मेड इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सकारात्मक उदारवाद, ठीक है, के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। सकारात्मक की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो सकारात्मक जो उदारवाद होता है उनके अनुसार जो राज्य के प्रकार होते हैं, जो उसका यदि इन चारों में से आप सही से स्पष्टीकरण देंगे तो राइट हमारा देखिए सटीक होगा ऑप्शन ए, राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि व्यक्तिवादी, ठीक है, समर्थन करते हैं। तो व्यक्तिवादी किसका समर्थन करते हैं इन चारों में से? तो व्यक्तिवादी क्या करते हैं? अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। ठीक है, किसका? अहस्तक्षेप नीति की, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि उदारवाद के दर्शन में कौन सकारात्मक परिवर्तन लाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। उदारवाद का जो दर्शन था उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन लाया गया, किसके द्वारा लाया गया फ्रेंड्स? तो वे आपके टी.एच. ग्रीन महोदय जो हैं उनके अनुसार व्यवहारवाद में सॉरी फ्रेंड उदारवाद में क्या उदारवाद के दर्शन में सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति उत्पन्न की गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ और ठीक है कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों से क्या हुआ था कि कल्याणकारी राज्य का जो विचार था वह क्या है, बहुत सी जगहों पे लोकप्रिय हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है इसको आप लोग गेस करिए। तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य जो होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह उस राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनके जीवन यापन के लिए, ठीक है, जीवन निर्वहन के लिए सभी को क्या करे, कम से कम उन्हें सभी को क्या करे, सुविधा प्रदान करे जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना। ठीक है, यह क्या है, कल्याणकारी राज्य का, ठीक है, उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समाजवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक, जो समाजवादी विचारक होते हैं वह मानते हैं राज्य को सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक सोच के रूप में देखते हैं। किसको? राज्य को। ठीक है, वह कहते हैं कि जो राज्य है एक सकारात्मक अच्छा ही है। कौन? समाजवादी विचारक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक अच्छाई। ठीक है, पॉजिटिव गुड। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को, ठीक है, एक समाजवादी जो राज्य होता है वह विश्वास करता है कि राज्य को, ठीक है, क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकतम कार्य दिए जाए। ठीक है, राज्य को क्या किया जाए? अधिकतम कार्य दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए चार आपके ऑप्शन हैं, तो देखते हैं इसको। तो हमको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं है, सॉरी ये सही है। ठीक है, समाजवाद जो है व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है। ठीक है, व्यक्तिगत की बात नहीं करता है समाजवाद, तो ये तो हमारा राइट नहीं होगा। बी कह रहा है कि समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, ये भी सही है। और सी कह रहा है कि समाजवाद व्यक्ति को समाज में ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। ठीक है, जो गलत हमको ढूंढना था यही राइट भी होगा, समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि किसने कहा है अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता? तो बहुत अच्छा है, ये किसका कथन है फ्रेंड्स? तो यह कथन आपके लास्की महोदय का है। किसका है? लास्की महोदय, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड्स यह इसके लेखक जो हैं आपके जॉन रॉल्स महोदय हैं। कौन? जॉन रॉल्स महोदय हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था अपने ऊपर अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? देखिए पहले कथन को समझ लीजिए। कथन क्या है कि अपने ऊपर
अपने स्वयं के शरीर, ठीक है, अपने ऊपर और अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है। ठीक है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है आपके जेएस मिल महोदय का है। ठीक है, किसका है? जेएस मिल महोदय का है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जेएस मिल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स जो अभिजन वर्ग का परिसंचरण सिद्धांत है यह आपके पैरेटो महोदय, ठीक है, कौन? पैरेटो महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पैरेटो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसने अभिजन, ठीक है, को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह कहा? ठीक है, किसने कहा था कि अभिजन को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्ल मेनहिम। ठीक, कौन? ए, कार्ल मेनहिम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रजातंत्र की बात आ रही है तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रजातंत्र का अंग होता है फ्रेंड्स, वह क्या होता है? तो वह आपका होता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी लोगों का जो मत का अधिकार होता है, वयस्क मत का, वही प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रजातंत्र का प्रत्यक्ष साधन नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं, प्रत्यक्ष की बात आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो सभी लोगों को पता है कि इसमें दबाव समूह हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। तो आपके जो जेडीएच कोल है, ये क्या है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के बहुत माने जाने समर्थक हैं। कौन? जेडीएच कोल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, जो लोग अधिक योग्य हैं, देखिए बहुत प्रश्न को बहुत बारीकी से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं, मतदान की यह भेदकारी व्यवस्था कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो यह मतदान की जो भेदकारी व्यवस्था है, ये आपकी कौन सी व्यवस्था कहलाती है? तो ये आपकी भारित, ठीक है, कौन सी? भारित मतदान कहलाता है, यानी कि वेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है? तो फ्रेंड्स यह जो इसका यह जो कथन है आपके मैकाइबर महोदय का, फ्रेंड्स किसका है? मैकाइबर महोदय का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट में लगभग आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके थॉट्स संबंधित होंगे, ठीक है, और उनकी बुक से रिलेटेड। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पेपर 2 का अगला भाग आएगा, उसमें आपको पॉलिटी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हुबहू तो आपके यही आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एकदम इसी तरह के प्रश्न आएंगे, हो सकता है कि ये भी आ जाए। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा है? प्रश्न नंबर 34। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर यदि आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों के राजनीतिक विचार जो आपस में चर्चा किए जाते हैं और क्या होते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यही आपके जनमत का अच्छी परिभाषा बता रहा है, ऑप्शन डी यानी कि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 36।
36 नंबर का प्रश्न कह रहा है आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, आमंड एक विचारक हैं, उनके अनुसार जो दबाव समूह का वर्गीकरण होना चाहिए इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो नहीं आपको देखना है केवल, क्योंकि 3 तो आपके हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 36 का आपका जो सामुदायिक, ठीक है, यह है सामुदायिक जो दिया ऑप्शन डी, ये आपका दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कामन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न, कामन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो कामन सभा के जो प्रथम स्पीकर थे वे फ्रेंड्स सर थॉमस हंगरफोर्ड थे। कौन थे? सर थॉमस हंगरफोर्ड। आप हंगरफोर्ड भी याद कर लेंगे तो भी आप, ठीक है, आप एग्जाम में इसे पकड़ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर थॉमस हंगरफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स सी टेट में जो लोग भी पेपर दिए हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया था उनका पेपर अच्छा बना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कहीं से भी वो प्रैक्टिस सेट किए हों, बुक के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कहीं से भी किए हों, प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो सी टेट में आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आप टीजीटी का भी या पीजीटी का या जीआईसी का पेपर देने वाले हैं तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि ब्रिटिश संसद के बारे में क्या बताया गया है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ठीक है, यह एक कथन है। यह कथन किसका है? ब्रिटिश संसद के विषय में। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है आपके डी लोम महोदय का है। किसका? डी लोम, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया था। एडम जो स्मिथ था, ठीक है, वह किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया है। तो फ्रेंड्स एडम स्मिथ आपके अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है। कौन? आपके एडम स्मिथ महोदय, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह कथन किसका है। तो मुझे लगता है कि जो लोग संविधान पढ़े होंगे, ठीक है, और संविधान कहा जाता है कि संविधान के जो जनक हैं, कहा नहीं जाता, उनके जनक मानना ही जाता है और हैं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यदि उनकी जीवनी जो लोग पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा था क्या कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या यह था, ये मेरी व्यवस्था थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव यानी डॉक्टर अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 41। एक देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कि इस तरह से वो उन्होंने क्यों कहा था। तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, धर्म चुनने के लिए, अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसमें किसी को ऊपर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी धर्म का समर्थन कर सकते हैं, आप किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ये आपका संविधान आपको लिए अधिकार देता है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार है। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक को धर्म और विश्वास में काफ़ी श्रद्धा थी, उनके विचार से धर्म और राजनीति अलग नहीं है और बिना धर्म की राजनीति संभव नहीं है, धर्म नैतिकता का स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपके किसी न किसी पेपर में आया था, मैंने देखा था, जो पेपर में हल करा के उसका वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, उसमें भी दिया था। प्रश्न थोड़ा सा उसमें सीधा था लेकिन इसमें बढ़ा दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है, तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस प्रश्न में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी सिविल
डिसओबीडियंस नामक एक लेख से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस लेख के लेखक थे, ठीक है, एक लेख था जिसका नाम था सिविल, क्या नाम था, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। इस लेख से क्या हुआ था कि महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे और इसी के विषय में पूछा कि इसके लेखक कौन थे। देखिए प्रश्न को कितना घुमा दिया है, केवल ये भी तो पूछ सकता था कि सिविल डिसओबीडियंस नामक जो लेख है इसके लेखक कौन है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी का नाम भी दिया। इससे ये भी आपको याद हो जाता है कि इस लेख से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इसके जो लेखक थे फ्रेंड्स वो आपके थोरो थे। कौन थे? थोरो, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थोरो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 नंबर का कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स राज्य की जो उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत था यह आपके जो लिकाक महोदय हैं, ठीक है, कौन? लिकाक महोदय, इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन? लिकाक महोदय ने, यानी कि ऑप्शन जो, सॉरी फ्रेंड 43 का लिकाक नहीं होगा, आपका मैकाइबर होगा, ठीक है, मैकाइबर होगा और लिकाक नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, मैकाइबर होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैकाइबर ने क्या कहा था कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? मैकाइबर ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, पुस्तक का नाम है कि आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसके जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो आपके लूसियन पाई हैं। कौन? लूसियन पाई। लूसियन पाई की पुस्तक का क्या नाम है? आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि लूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न को दोबारा देखते हैं। लूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की इंगिती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, इसमें जो ऑप्शन बी कह रहा है कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 47, ठीक है, 46 स्किप कर दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें कुछ त्रुटि थी इसलिए स्किप कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है कि किसने परिभाषित किया है संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं, ठीक है। यह परिभाषा दी गई है। परिभाषा यह है कि संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो परिभाषा दी गई है आपके CF स्ट्रॉन्ग, ठीक है, CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, ठीक है। संविधान के वर्गीकरण की बात यदि की जाए कि संविधान हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो इन चारों में से देखिए कौन कौन होते हैं। तो देखिए पहला जो दिया है विकसित और निर्मित, याद कर लीजिए संविधान के विषय में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। संविधान का देखिए वर्गीकरण में विकसित और निर्मित भी आते हैं, लिखित और अलिखित भी आते हैं, लचीला और कठोर भी आता है, लेकिन जो जटिल और विस्तृत है यह नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया है, वह शासन जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्य अवधि के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, ठीक है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आपके गार्डनर महोदय के द्वारा परिभाषित किया गया, ठीक है, किसके? गार्डनर महोदय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आखिरी प्रश्न है, इसे जरूर से आप चेक करिए आपका कौन सा इसमें से सही कथन नहीं है। तो देखिए आपका हमारा इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें ऑप्शन डी
आदेशात्मक शासन आदेशात्मक सरकार बहुदलीय पद्धति वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये गलत है। जिस देश में आदेशात्मक सरकार क्या होती है, बहुदलीय वहाँ पर पद्धति होती है, वहाँ के शासन व्यवस्था जो होती है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे बहुदलीय पद्धति होती है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। तो फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी प्रश्न था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के भाग 1 का, ये भाग 1 इसे कहेंगे। यह आपका क्या था कि आखिरी प्रश्न था। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी यही कहूँगा कि जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।